अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और आपको पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में नहीं पता, तो यानी आप बहुत बड़ी दिक्कत में हैं. Because whether it is CBSE or ICSE or probably you are pursuing graduation, literary devices या poetic devices की knowledge होना बहुत ज़्यादा important है. इसीलिए आज की वीडियो में I am going to deep dive on what are literary devices and poetic devices और इसको समझेंगे, कुछ commonly used literary devices, poetic devices को समझेंगे आज की वीडियो में. वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज इंग्लिश ग्रामर सीरीज, जहां मैं आज करने वाली हूं लिटरेरी डिवाइसेस या जिसे हम पोएटिक डिवाइसेस कहते हैं. ओके, ऑलराइट. पहली बात, पहले तो ये समझते हैं ये लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस, ये होता क्या है, व्हाट इज इट. तो देखो, ये जो ऑथर्स हैं या पोएट्स हैं, दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स वाया देयर लैंग्वेज यूज करके बहुत खूबसूरती से अपनी सोच को एक्सप्रेस करते हैं. अब दिस इज नॉट मैथमेटिक्स. कोई खड़ी बोली में लिखना इज नॉट समथिंग दैट यू डू इन इंग्लिश लिटरेचर. तो अपनी बात को बहुत ही खूबसूरती से इन अ ब्यूटिफुल मैनर व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस इट, तब ये ऑथर्स लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं. और इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी ऐसी लिटरेरी डिवाइसेस, या तुम इसको कह सकते हो पोएम या प्रोज लिखने के बहुत ही बढ़िया तरीके हैं. एंड दैट इज व्हाट यू गाइज शुड डेफिनेटली नो. अब आज की वीडियो में मैं जो सबसे कॉमनली यूज्ड लिटरेरी डिवाइसेस है वो करूंगी. एंड आई माइट डू अ नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो ऑन दिस, जहाँ पे हम थोड़ी सी अ लिटिल अप नॉच अप वाली लिटरेरी डिवाइसेस करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. ओके, ऑलराइट. सो लेट्स बिगिन. शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिमिली से. पहली लिटरेरी डिवाइस जो शायद तुमको पता भी हो, सिमिली. अब सिमिली क्या होता है? ओके, सो सिमिली इज वेयर देयर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. दो लोग, दो ऑब्जेक्ट या एक ऑब्जेक्ट चीज के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन है. और इसकी खासियत है, इसकी पहचान है कि लाइक और एज यूज होता है सेंटेंस में. जैसे सिंड्रेला इज एज वाइट एज स्नो. सो यहाँ पे मेरा कंपैरिजन है सिंड्रेला का और स्नो का, और मैं कह रही हूँ सिंड्रेला स्नो जैसी सफ़ेद है. सो आई एम मेकिंग अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन सिंड्रेला एंड स्नो, और मैंने बीच में एक लाइक वर्ड यूज कर लिया है. सो इट्स अ सिमिली. ठीक है, एक और एग्जाम्पल हो, शी इज कोल्ड लाइक आइस. शी इज कोल्ड लाइक आइस. एंड बाय दिस सेंटेंस, बाय कोल्ड आई डोंट मीन शी इज फिजिकली कोल्ड. मेरा ये मतलब नहीं है. मेरा मतलब है यार दिल की बहुत ही ठंडी है. यू नो, शी इज नॉट वेरी वार्म पर्सन. लाइक आइस. तो अब मैं आइस का और इन मैडम का डायरेक्ट कंपैरिजन कर रही हूं, एंड आई एम यूजिंग लाइक इन बिटवीन. सो दिस हैपन्स टू बी अ सिमिली. तो जहां याद रखना है, जहां दो ऑब्जेक्ट्स का, एक बंदा या एक ऑब्जेक्ट या दो लिविंग थिंग्स का आपस में कंपैरिजन हो रहा है डायरेक्ट किसी क्वालिटी को लेकर, और हम लाइक या एज यूज करते हैं, दैट इज सिमिली. ठीक, ऑल गुड, ग्रेट. अब सेकेंड उस पर आओ, सेकेंड लिटरेरी डिवाइस विच इज मेटाफर. मेटाफर भी कंपैरिजन में ही काम आता है, लेकिन थोड़ा सा सिमिली से अलग है. कैसे? लुक एट दिस एग्जाम्पल. ही इज ब्रेव लाइक अ लायन. अब ही और लायन की एक क्वालिटी ब्रेवरी, उस पे मैंने डायरेक्ट कंपैरिजन दे मारा. मैंने कहा ही भी ब्रेव है, लायन भी ब्रेव है, और हमारा ही लायन की तरह ब्रेव है. सो ही इज ब्रेव लाइक अ लायन. लाइक यूज हो रहा है, इट्स अ सिमिली. बट व्हाट इफ आई से ही इज द लायन ऑफ द फैमिली. अब मैंने यहाँ पे ब्रेवरी की बात नहीं करी, मैंने सीधा ही कह दिया कि ये बंदा ही लायन है मेरी फैमिली का. यानी मैं इंप्लाई करना चाह रही हूँ कि जैसे शेर होता है ना एकदम ब्रेव स्ट्रांग, वैसे ये बंदा है. बट मैंने सेंटेंस में ही इज ब्रेव क्वालिटी मेंशन नहीं करी. आई हैव नॉट मेंशन द क्वालिटी, आई हैव जस्ट डायरेक्टली सेड ही इज द लायन ऑफ द फैमिली. ये जो यूसेज है, दिस इज अ मेटाफर. सो मेटाफर वो है जब द ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन बिकम्स ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन. ही जो है, ही को ही तुमने कह दिया ही इज द लायन ऑफ द फैमिली. या फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लो, ही प्लेज लाइक सचिन तेंदुलकर. ही सचिन तेंदुलकर एक क्वालिटी प्लेइंग, तो हम कह रहे हैं ही प्ले करता है सचिन तेंदुलकर की तरह. ये एक तरीका है डायरेक्ट कंपैरिजन. दूसरा तरीका मैं कह दूं ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ द फैमिली, मतलब भैया ये सचिन तेंदुलकर ही है. I am not comparing on any particular quality. I am just saying he is as good as सचिन तेंदुलकर. तो यहाँ पे जब डायरेक्ट हम उसको वही चीज़ बना देते हैं, कंपैरिजन की चीज़, हम उसको मेटाफर बोलते हैं. दोनों में ही कंपैरिजन है, बट एक में सिमिली में एक क्वालिटी होगी जिसको लेके कंपैरिजन हो रहा है और लाइक और एज यूज होगा. मेटाफर में कोई क्वालिटी नहीं होगी, हम सीधा कह देंगे शी इज द नाइटिंगेल ऑफ आवर क्लास, या शी इज लता मंगेशकर ऑफ आवर क्लास,
She sings like Lata Mangeshkar. Simile, she is Lata Mangeshkar of the class is a metaphor. Okay, great. Come. Third, personification. Personification, person बना डाला नॉन लिविंग थिंग को. लुक एट दिस एग्जाम्पल. द विंड विस्पर्ड इन माई ईयर्स. विंड, हवा विस्पर करती है क्या किसी कान में? नहीं ना, क्योंकि विंड रियली कैनॉट डू समथिंग दैट ह्यूमंस डू. विस्परिंग इज समथिंग दैट ह्यूमंस डू. सो वेन एवर अ नॉन लिविंग थिंग behaves like a living thing, majorly like a person, behaves like a person, a human being, हम उसे personification कहते हैं. अब जैसे मैंने क्या कहा, the wind came and whispered in my ears. अब wind ना आती है ना whisper करती है, लेकिन इंसान आते भी हैं और whisper भी करते हैं. तो wind को मैंने यहाँ पे personify कर दिया. This is personification. So you present non-living things in a manner as if it is living. So the wind whispered in her ears. Yeah. The rain talks to me every day. Rain doesn't talk to anyone, but ठीक है, you're presenting it in a manner ऐसा लग रहा है मेरे से बात कर रही है. Human quality, personal quality, personification. This is personification. Great? Okay. Third, metonymy. Metonymy मतलब आप कुछ इस तरीके से words का usage कर रहे हैं जो एक thought को depict कर रहा है, लेकिन आप उस thought को exactly नहीं depict कर रहे, आप उसकी जगह कुछ और words use कर रहे हैं. Let me take an example. I have known him. Look at this. मेरे पास दो तरीके, एक ही चीज़ को कहने के, ध्यान से सुनना. I have known him since from childhood to death. From childhood to death. I have known him या I had known him from childhood to death. ठीक है ना? यानी मैं उसको उसके जन्म से लेकर उसके मरण तक जानती हूँ. This is one way of saying it. अब मैं इसी को metonymy के साथ यूज़ करती हूँ. मैं बोलती हूँ I have known him from cradle to coffin. See, I have known him from cradle to coffin. अब मैंने childhood की जगह पर cradle यूज़ कर लिया और death की जगह पर coffin यूज़ कर लिया. यानी metonymy is when you use substitute words for an idea. आप कुछ और stronger, better words यूज़ करते हैं to present an idea. Similarly, ये जो बहुत ज़्यादा commonly used sentence है, pen is mightier than sword. It's a very common thing. अब कभी किसी ने ध्यान दिया हो तो क्या वाकई pen स्वॉर्ड से ज़्यादा तेज है? नो नो. व्हाट इज इट रेफरिंग टू? इट इज़ रेफरिंग टू कि जो हम लिखते हैं जर्नलिज्म, उसमें ज़्यादा दम है वॉर से. स्वॉर्ड इज अ सब्सटीट्यूट दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर वॉर एंड पेन इज अ सब्सटीट्यूट दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर जर्नलिज्म. तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो आप लिखते हैं, जो जर्नलिज्म है, जो इंटेलिजेंस है, इट इज़ मच मोर ग्रेटर एंड माइटियर दैन अ वॉर. स्वॉर्ड, लड़ाई से क्या निकलता है. तो जब इस तरीके से एक आइडिया को उन्हीं एग्जैक्ट शब्दों में प्रेजेंट नहीं करते, कोई और वर्ड सब्स्टिट्यूट्स यूज करते हैं, हम उसको बोलते हैं मेटोनिमी. ठीक है, क्लियर है? ओके. फिफ्थ वन, हाइपरबोल. हाइपर, एग्जैजरेशन, बात को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, उतनी वो है भी नहीं. जैसे वर्च्यूज आर एज द सैंड्स ऑफ द शोर. अब वर्च्यू क्या होता है? हमारे गुण, हमारी क्वालिटी. मैं कहना चाहूँ कि वर्च्यूज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में, या दे वेरी क्रूशल टू अ पर्सनस लाइफ, और तुम उसको कह रहे हो कि दे आर लाइक सैंड्स ऑफ द शोर विच नीड टू बी केप्ट क्लीन, या वो हाथ से निकल जाता है. यानी आप एक सिंपल सी बात को बहुत ही एग्जैजरेटेड वर्जन में जब बोलते हैं, देन दैट इज नोन एज हाइपरबोल. ओके, clear है? I'll take another example. She was glowing. She glowed like the moon of a okay. She glowed like the moon of a full moon night. Full of confidence and life was flowing through her. This is exaggeration. आप hyperbole use कर रहे हैं. आप किसी एक person की कुछ qualities को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं. Then that is a hyperbole. Okay, fine. Let's move to next. Oxymoron. This is my favorite. What is oxymoron? उल्टा पुल्टा बोलती हूँ मैं इसको. Oxymorons are उल्टा पुल्टा. मतलब दो चीज़ें जो contradictory हैं, जिनका सर पैर इकट्ठे नहीं हैं, आप उनको इकट्ठे यूज़ कर रहे हैं. I'll give you an example. ये तो example से ही समझ में आएगा. A silent scream. Silent मतलब चुप. Scream मतलब चिल्लाना. How can you have a silent scream? आप silent scream कैसे हो सकती है आपकी? आप चिल्ला भी रहे हैं और आप silent भी हैं. How is it? But poets and authors use it so beautifully. जब आप किसी औरत का suppression दिखाना चाहते हैं तो आप कहते हैं she had a silent scream. मन चिल्ला रही है, बाहर नहीं निकल रहा. Silent scream, oxymoron. A white blackboard. How can be a blackboard be white? But oxymoron है, contradictory है. So a white blackboard, it's a oxymoron. ठीक है? Next, alliteration. Alliteration बहुत simple है.
फर्स्ट लेटर वर्ड्स का, अगल बगल प्लेस्ड वर्ड्स का फर्स्ट लेटर जब रिपीट होता है हम उसे एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे द विंड विस्पर्स, विंड का W, विस्पर्स का W रिपीट हो रहा है, फर्स्ट लेटर, सिर्फ फर्स्ट लेटर, हम उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। इनफैक्ट वो जो हम बहुत सारे गेम्स नहीं खेलते थे, सी शेल्स, she sells seashells on the seashore, S repeating everywhere, it's an alliteration. Clear? Okay. Next, enjambment. What is enjambment? पंक्चुएशन नहीं यूज की, बिना एनी पॉज लिए, बिना किसी रुकावट के आपने सेंटेंस बना डाला और उसमें कोई पंक्चुएशन नहीं है, कोई पॉज नहीं है, देन दैट इज एंजैम्पमेंट। एंजैम्पमेंट जनरली देख के समझ में आती है, बट फिर भी मैं कल ही कोई पोएम पढ़ा रही थी, उसमें था व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स। जनरली इस सेंटेंस में व्हेनेवर के बाद कॉमा आना चाहिए था, बट नहीं लग रहा। व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, बिना पॉज के, बिना पंक्चुएशन के जब कुछ यूज होता है हम उसको एंजैम्पमेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, ओनोमोपेटिया। ओनोमोपेटिया इज अबाउट साउंड्स। कई बार चैप्टर्स में एंड पोएम्स में साउंड्स यूज किए जाते हैं, लाइक द हिसिंग ऑफ द स्नेक, द बजिंग ऑफ द बीज, शी मर्मर्ड लाइक अ फॉलन लीफ। अब देखो ना, मर्मरिंग ऑफ अ फॉलन लीफ, द टिपर टैपर ऑफ द रेन, द बजिंग ऑफ बीज, ये सब क्या है? ये आपको पोएट या ऑथर किसी चीज़ का साउंड इफेक्ट देने की कोशिश कर रहा है और उसको ओनोमोपेटिया कहते हैं। इफ यू सी सम सॉर्ट ऑफ साउंड इफेक्ट कमिंग अप, दैट इज ओनोमोपेटिया। ओके, नेक्स्ट इज, एंड द लास्ट वन फॉर टुडेज वीडियो इज सरकाज़म और आयरनी। आयरनी को मैं ऐसे समझाती हूँ कि यार होना कुछ था, हो कुछ और गया, मतलब something else should have happened. For example, we've taken an example here. The son of cobbler has no shoe. Cobbler कौन होता है? जो जूते मेंड करता है। तो जो जूते मेंड करता है, टेक्निकली उसके बच्चे के पास जूते ना हो या जूते फटे हुए हो, ये आयरनी है। मतलब होना नहीं चाहिए था लेकिन वही हो गया। एक शू मेकर के पास शूज ना हो, ये आयरनी है, ये नहीं होना चाहिए था बट यही हो गया। सो आयरनी इज व्हेन समथिंग एल्स शुड हैव हैपेंड और कुछ और हो जाता है। और सरकाज़म इसी सिचुएशन पे जब तुम एक तीखा करारा कमेंट मारते हो, दैट इज सरकाज़म। जैसे मैं कहूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, ओहो तुम तो बड़े आइंस्टाइन बन गए हो, सो दिस इज सरकाज़म। मैं ताना मार रही हूँ। अच्छा, आई डोंट मीन टू से दैट यू रियली आर आइंस्टाइन, आई मीन टू से यू आर अ डम फूल, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम मुझे सिखा रहे हो, सो तुम बड़े आइंस्टाइन बन चुके हो। सो व्हेनेवर समथिंग दिख कुछ रहा है, होना कुछ चाहिए, तो वो सिचुएशन आयरनी है। एंड इफ यू पास अ सरकास्टिक कमेंट, थोड़ा ताना मारते हैं उस पर तीखा, उसको हम सरकाज़म बोलते हैं। ओके, आई होप ये जो बेसिक लिटरेरी डिवाइसेस हैं ये तुमको क्लियर है। अगली वीडियो में आई एम गोइंग टू डीप डाइव ऑन अ लिटिल मोर जैसे क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, एंटीथीसिस, इसके अलावा भी काफ़ी हैं, वो अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।